A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 13 के बारे में. सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. दिस इज़ माई इंस्टाग्राम लिंक. और अगर आप चाहते हैं इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दे दिए गए हैं. इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है. हमने बात किया था क्या मैग्नेटिक इफेक्ट भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है. तो हमने इसका जवाब ढूंढा था, हाँ ऐसा होता है. और हमने बात किया था अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से आप एक स्ट्रेट वायर को मैग्नेटिज्म में बदल सकते हैं, मैग्नेट में बदल सकते हैं. उसमें हम मैग्नेट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे. क्या मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो जिसका जवाब हमने जाना था यस. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमने इसके बारे में बात किया था. हमने बात किया था बार मैग्नेट किस तरीके से काम करता है. हमने ये बात किया था कि सर्कुलर मैग्नेट किस तरीके से काम करता है जब हम उसको सर्कल में बात करते हैं. हमने मैक्सवेल के थंब रूल के बारे में बात किया था. हमने फिर ये देखा था सर्कुलर लूप में और सोलेनॉइड में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है. तो चैप्टर के इस पार्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं जब हम करंट कैरिंग जो एक वायर है उसके जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसके पास जब हम एक दूसरे मैग्नेट को लेकर आते हैं तो वो किस तरीके से डिफ्लेक्शन शो करता है, हम इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. आप अभी तक जानते हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा एक वायर से, कंडक्टर से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये हम जानते हैं. अगर आप दूसरा मैग्नेट उसके पास में लेकर आते हैं तो वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है. जो फ्रेंच साइंटिस्ट हैं एम्पियर, उन्होंने सजेस्ट किया था जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और जो दूसरा मैग्नेट आया जिसके ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो वो वाला मैग्नेट भी उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा. ठीक है, ये बात हुई थी. इस फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर ये जो फोर्स होगा ये डिस्प्लेसमेंट करेगा जो भी मेटल उसके पास में रखा जाएगा. तो इसको हम एक रूल से समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से वो डिफ्लेक्ट करेगा. तो ये जो रूल हम जानेंगे वो रूल होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल. ये फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड थंब रूल होगा ये इसके बारे में हमको समझाएगा. तो ये क्या है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल. अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, थंब एक डायरेक्शन में, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देखिए. ठीक है, इस तरीके से आपको आई होप दिखाई दे रहा है. इसमें आप देख सकते हैं तीनों फिंगर्स को, एक इंडेक्स फिंगर को, एक मिडल फिंगर को, एक थंब को, तीनों को स्ट्रेच करते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. तो ये जो होता है इंडेक्स फिंगर जो होगा वो आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. जो आपकी मिडल फिंगर होगी वो आपको बताएगी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन. और जो थंब होगा वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये आपको बताएगा. तो ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग अगर डिस्प्लेसमेंट होगा कोई रॉड का इज लार्जेस्ट कहाँ पर होगा, when the direction of current is at right angle to the direction of the magnetic field. जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा. ये कहता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल. अगर आप ये देखिए इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस हुआ, ये करंट की डायरेक्शन है, इसका ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से आपने दूसरा मैग्नेट लेकर आ गए उसके राइट एंगल में, तो क्या होगा, ये अगर दोनों एक दूसरे के राइट एंगल हैं, 90 डिग्री पर हैं, तो डिफ्लेक्शन जो होगा इस तरीके से 90 डिग्री पर हो जाएगा. थर्ड, ये देखिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट है, तो डिफ्लेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा. और मैक्सिमम कब होगा ये डिफ्लेक्शन, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट जो होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, एक और मैग्नेट को आप उसके पास में ले आए हैं. ठीक है, तो ये जो था ये एक और रूल था फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल. इसका यूज़ हम करते हैं किस में, इस यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर्स में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स, इन सब चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं. राइट. अच्छा, मोर टू नो, अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो मेडिसिन में किस तरीके से मैग्नेटिज्म यूज़ होता है. अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं,
हमारी ह्यूमन बॉडी है, किसी भी एनिमल की बॉडी, तो हमारी जो नर्व्स हैं वो किस तरीके से सिग्नल लेके जाती हैं, मैंने आपको बताया था वो केमिकल जो इफेक्ट है वो किस तरीके से पास ऑन होता है, वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में जाता था। हमने पढ़ा था ये कुछ चैप्टर्स पहले ही, 2-3 चैप्टर पहले ही हमने पढ़ा था कि जो भी टच सेंसेशन, कोई भी सेंसेशन जो होगी, हमारी जो नर्व्स हैं वो उसको एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में एब्जॉर्ब करती हैं। केमिकल चेंज आता है हमारी बॉडी में और वो नर्व्स किस फॉर्म में लेके जाती हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में लेकर जाती हैं। तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो हमारी नर्व्स में भी एक स्मॉल अमाउंट का मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है जब जब उसको इम्पल्स मिलता है, और वो मैग्नेटिज्म कहाँ लेकर जा रही है, वो हमारे ब्रेन में लेके जा रही है, ब्रेन में जाके वो प्रोसेस होता है। दूसरा कहाँ पे इम्पल्स जा रहा है, हमारे हार्ट में। हमारे हार्ट को भी एक इम्पल्स मिलता रहता है कॉन्स्टेंटली, हमारे हार्ट के अंदर, जिसको पेस मेकर कहा जाता है, हमारा हार्ट कॉन्स्टेंटली बीट करता रहता है, तो वो भी एक इम्पल्स जनरेट हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि हमारे हार्ट को कॉन्टिन्यूसली पंप कर रहा है, हमारा हार्ट कॉन्टिन्यूसली एक्ट कर रहा है। तो हमारे बॉडी के 2 ऑर्गन्स ऐसे हैं, वन इज हार्ट एंड अनदर वन इज ब्रेन, जो कि मैग्नेटिक बोल सकते हैं उसको, जो मैग्नेटिज्म रिसीव करते हैं या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं या जो उस पर एक्ट करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो हमारे बॉडी के 2 ऑर्गन्स इस तरीके के हो गए, वन इज ब्रेन एंड अनदर वन इज ब्रेन, और हमारा हार्ट जो है, ये दोनों जो है ये ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे मैग्नेटिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी बॉडी के इनसाइड का, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट। जो MRI होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये किस तरीके से लेते हैं, ये हमारी बॉडी की जो मैग्नेटिज्म है उसी को तो रीड करता है, उसी को तो स्कैन करके उस पर प्रोड्यूस करता है, इमेज बनाता है उसकी। तो दिस इज डन यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एनालिसिस ऑफ दीज इमेजेस जो होती है आप मेडिकल डायग्नोसिस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो है मेडिसिन में भी हमारा मैग्नेटिज्म यूज़ हो रहा है, और हमारी बॉडी के जो 2 ऑर्गन्स हैं वो मैग्नेटिक प्रिंसिपल्स पे काम भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात किया कि हम इस तरीके से ये जो लॉ लगाया था हमने, फ्लेमिंग्स लॉ लगा के जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक वायर के बीच में मैग्नेटिज्म क्रिएट करेंगे और उसके पास में एक मैग्नेट रखेंगे तो वो डिफ्लेक्शन होगा, तो उस डिफ्लेक्शन का यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को बनाने में और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स बनाने में। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स किस तरीके से काम करती है, डिटेल आप पूरा इसमें से पढ़ लेना, लेकिन जो इलेक्ट्रिक मोटर है इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस है, वो दैट कन्वर्ट्स व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी आ रही है उसके बीच में वो आगे कुछ ना कुछ रॉड, कोई लिवर, कुछ ना कुछ लगा दिया जाएगा और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम उस मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, पंखा चल रहा है, नीचे से पानी निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कार चलाने में भी यूज़ हो सकती है, साइकिल, कई चीज़ों में यूज़ हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज्ड इन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ, हाँ भाई, फैंस, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, सब में इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हुई हैं जो कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो किस तरीके से ये काम कर रही है ये आप पूरा इसका डिटेल पढ़ लीजिए। ये इसमें इसका डायग्राम दिया हुआ है। ये 2 मैग्नेट, ये मैग्नेट हैं, जैसे कि ऐसा मैग्नेट होगा, ये मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बीच में एक कॉइल लगा, हमने वायर लगा दिया, उसके बीच में देखिए ये रॉड लगा दिया और उसके साथ ब्रशेज अटैच कर दिए जो जो हमको इसका वो लेना है। डिटेल में आप इसको पूरा डिटेल पढ़ लेना। इसके अंदर अगर हम फ्लेमिंग्स का रूल लगा के आप देख सकते हैं कि जो करंट एक डायरेक्शन में जाएगा तो मैग्नेटिज्म किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, अगर आप उसने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिज्म भी रिवर्स हो जाता है। तो ये इसके अंदर आप पूरा पढ़ लेना। जो कमर्शियल मोटर्स जो यूज़ होती हैं उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जगह पर परमानेंट मैग्नेट्स का यूज़, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। वहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट लगाने से अच्छा जो नेचर में मिल रहा है उसके बजाय हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। मतलब हम एक आयरन जैसा मेटल ले लेते हैं, उसके बीच में से कॉइल्स डाल के, जैसे कि हमने अभी फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, उसके बीच में कॉइल्स डाल के उसको मैग्नेटाइज कर देंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, मैंने बताया था जितना ज़्यादा आप लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे, n नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो n नंबर से ही उसकी पावर को है मल्टीप्लाई होती जाती है। तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स डाल देंगे। एंड अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज वुंड, तो इसके बीच में एक आयरन कोर डाल देंगे जिसके चारों तरफ कॉइल बांध देंगे। तो इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाएगा और मैग्नेटिज्म को बढ़ा दिया जाता है। क्या क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ हो रहा है, ना कि परमानेंट मैग्नेट।
दूसरा लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स दे देंगे कॉइल को ताकि उसका मैग्नेटिज्म और बढ़ जाए, और सॉफ्ट आयरन उसके बीच में यूज़ किया जाता है। तो जो सॉफ्ट आयरन कोर है ऑन विच कॉइल इज वूंड प्लस द कॉइल्स इज कॉल्ड आर्मेचर। दिस एनहांसेस द पावर ऑफ मोटर। तो हम मोटर की पावर को बढ़ा देते हैं उस तरीके से। मोटर कैसे काम करती है ये सारा थ्योरेटिकल है, इसको आप पढ़ लेना क्योंकि आप उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं किस तरीके से मैग्नेटिज्म काम कर रहा है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कंडक्टर को अगर हम मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। उन्होंने क्या बताया, अ मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट्स। उन्होंने ये बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इसमें क्या डिटेल उन्होंने पूरा बताया था ये सारा आप खुद पढ़ लेना। उन्होंने ये बता दिया था कि अगर आप मूविंग जो मैग्नेट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स को अगर आप मूव करते हैं तो आप फर्दर मोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मतलब अगर मैग्नेट को मूव किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। दिस लॉ वॉज गिवन बाय माइकल फैराडे। इस लॉ के बेसिस पर हमने अलग अलग तरीके के मशीन्स अपने बना लिए। मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेंगे, उस मैग्नेट को उसको मूव करेंगे, उस मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस हुआ है उसी टाइम पे उसको मूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये वाले एक्सपेरिमेंट को आप पढ़ लेना। कॉइल 1 में मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ, इसको मूव करेंगे तो कॉइल 2 में भी मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है। तो इस मैग्नेटिज्म का हम यूज़ करके अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप ये पूरा पढ़ लेना, कॉइल 1 कौन सी है, कॉइल 2 प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस में क्या होता है, वी कैन इंड्यूस करंट इन अ कॉइल आइदर बाय मूविंग इट इन द मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। डायरेक्शन जो होगा वही वाला रूल लगेगा, स्ट्रेच द थंब, 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर, जो तीनों राइट हैंड पे होंगे तो जो 4 फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर एंड मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो ये फ्लेमिंग का रूल है। इस रूल को, यही रूल अप्लाई होगा किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और इसी को अप्लाई करके जो है मैग्नेटिज्म इंड्यूस किया जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया जा रहा है, मतलब उससे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक यही है, एक और डिवाइस है विच इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है उसके बारे में बात हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये प्रिंसिपल बोलता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें मूव करके मैग्नेट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो उसी प्रिंसिपल को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को ही यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, द प्रिंसिपल इज ऑल्सो एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस लार्ज करंट्स फॉर यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्री। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, इन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट अ कंडक्टर, एक कंडक्टर को रोटेट कर रहे हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में है वो कंडक्टर, उसको रोटेट कर दिया जा रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता था कि जब मैग्नेटिक फील्ड में आप मैग्नेट को मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कंडक्टर को बनाया तो उसके बीच में जो कंडक्टर था उसको मूव कर दिया हमने मैकेनिकली जनरेटर में। ठीक है, मैकेनिकली हमने उसको खुद ही मूव किया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल होगी ABCD, प्लेस बिटवीन 2 पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। 2 एंड्स ऑफ दिस कॉइल्स आर कनेक्टेड टू 2 रिंग्स R1 एंड R2। ये देखिए स्ट्रक्चर हम इसका पढ़ लेते हैं, वही वाला स्ट्रक्चर है मोटर जैसा। ये देखिए 2 मैग्नेट के एंड्स हैं, यहाँ पे ऐसे मैग्नेट है ये, तो इसके बीच में एक ABCD कॉइल डाल दिया और इसके अंदर परमानेंट पोल्स के बीच में 2 एंड्स ऑफ द कॉइल्स आर कनेक्टेड टू 2 रिंग्स, 2 रिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं R1 एंड R2। द इनर साइड ऑफ दीज रिंग्स आर मेड इंसुलेटेड एंड 2 कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रश B1 B2 2 ब्रश लगा देते हैं, कैप्ट प्रेस सेपरेटली ऑन द रिंग्स R1 एंड R2। ये देखिए ये 2 रिंग्स लगा दी, इसके बीच में आपने R1 एंड R2 लगा दी, इनके साथ इस कॉइल को जोड़ दिया ABCD को, इनके साथ में 2 ब्रश लगा दिए, ये देखिए इसके साथ ये वायर अटैच कर दिया। ठीक है,
फिर क्या हुआ, 2 रिंग्स R1 एंड R2 आर इंटरनली अटैच टू एक्सेल, इसके R1 एंड R2 को ये एक्सेल के साथ इसमें अटैच कर दिया घुमाने के लिए। द एक्सेल में बी मैकेनिकली रोटेटेड फ्रॉम आउटसाइड टू रोटेट द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एक्सेल लगा दिया इसको मैकेनिकली रोटेट किया जाएगा, मोटर लगा दी जाएगी। आउटर एंड्स ऑफ द 2 ब्रशेज आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर टू शो द फ्लो ऑफ करंट। When the axle attached to the 2 rings is rotated such that the arm AB moves up and CD moves down in the magnetic field produced by the permanent magnet, तो ये रोटेट होती रहेगी। ये पूरा आप फिर पढ़ लीजिएगा। ये इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया क्या है। इसके बीच में 2 मैग्नेट्स के एंड के बीच में एक ये लगा दिया, ABCD लूप लगा दिया, इसको 2 रिंग्स के साथ अटैच कर दिया, इनके बीच में एक एक्सेल लगा दिया। ये एक्सेल को मैकेनिकली रोटेट करेंगे, ब्रशेस के साथ में ये अटैच कर दिया। फिर क्या होगा, मैकेनिकली रोटेट करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैकेनिकली अगर आप मैग्नेट को रोटेट कर देंगे कंडक्टर को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने जनरेटर के थ्रू घर पे यूज़ कर लेते हैं। ये जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होती है, ये डीसी करंट जनरेट हो रहा है। सच अ करंट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव करंट। This device is called AC generator. To get direct current, a split ring type commutator must be used. With this arrangement, one brush is at all time in contact with the arm moving up in the field while the other is contact with the arm moving down. We have seen the working of split. देखो ये वाला जो अभी हमने डायग्राम देखा था, ये वाला तो AC करंट बना दे रहा है। इससे हम AC और DC करंट में क्या होता है, देखो और AC और DC करंट के बीच में ये डिफरेंस होता है कि उसमें कॉन्टिन्यूस करंट आएगा, उसके अंदर करंट जो होगा रिवर्स होगा, राइट। फिर अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। जो हमारे घर होते हैं उसमें क्या होता है, वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई होती है। उसके अंदर एक मेन सप्लाई है कॉल्ड मेन्स, ईदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स, वो होती है। इसके अंदर 2 तरीके की वायर्स होती हैं। एक रेड वायर होती है जिसके ऊपर इंसुलेटिंग कवर होता है, इसको लाइव वायर कहा जाता है। एक ब्लैक वायर होती है जिसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। तो जो रेड वायर होती है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, जो न्यूट्रल वायर होती है उसको हम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इज 220 वोल्ट, ठीक है। जो मीटर एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस, दीज वायर पासिस इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू अ मेन फ्यूज। फ्यूज का क्या फंक्शन होता है ये हम जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। फ्यूज उसके बीच में लगे होते हैं। थ्रू द मेन स्विच दे कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस। दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट्स इन द हाउस। ये देखो, ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, है ना। ये कन्वेंशनल पूरा देखो, लाइव वायर होगी, एक न्यूट्रल वायर होगी, ये दोनों जाएंगी मेन स्विच में। मेन स्विच से ये अलग अलग अप्लायंसेस में कनेक्शन चला जाएगा, अर्थ वायर दी हुई है, ओके। एक जो चीज़ आपको जानने की है, 2 तरीके के सेपरेट सर्किट्स होते हैं, एक 15 एम्पेयर का और एक 5 एम्पेयर का। 15 एम्पेयर वाला जो होता है जिसको हम पावर प्लग कहते हैं, जो कि बड़े बड़े गीज़र AC उसको चलाने के लिए यूज़ होता है। 5 एम्पेयर जो होता है हमारे नॉर्मल है, बल्ब, फैन, चार्जर, लैपटॉप, ये सब आप उससे चला सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। ऑल्दो अगर आप इसके बहुत डिटेल में घुस जाएंगे तो आपको जो है काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में आप जो है जब शॉर्ट सर्किट होता है इसमें आप पढ़ सकते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें पूरा दिया गया कि अलग अलग सप्लाई कैसे होगी। मेटेलिक बॉडी जो होगी कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, ये अर्थिंग के लिए यूज़ होती है। फिर इसमें बताया गया है ऑन ऑफ बटन होता है स्विच में। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा सभी डोमेस्टिक अप्लायंस सर्किट्स का, तो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। जो फ्यूज़ होगा इन सर्किट प्रिवेंट डैमेज टू द अप्लायंस। कैसे डैमेज वो प्रिवेंट करेगा, जैसे ही ओवरलोड होगा वो फ्यूज़ की वायर जो होती है खुद ही मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। दिस अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज और देयर इज अ फॉल्ट इन द अप्लायंस। इससे भी ओवरलोडिंग हो सकती है। तो फिर इस सिचुएशन में क्या होता है, द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेज, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंसेस फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई वोल्टेज। हमने देखा था ना उसमें जो वायर होती थी एक, वो पहले मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होते ही सर्किट ब्रेक कर देती है वो। जूल हीटिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट्स इट एंड ब्रेक द सर्किट।
तो ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई। देखो दो तरीके से ओवरलोडिंग हुई है, हमने अभी तक ये वाली पढ़ी थी जो सप्लाई में हाई आ गई थी। दूसरा कैसे होती थी, दोनों न्यूट्रल और ब्लैक वायर और रेड वायर आपस में टकरा गई तो भी शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, देखो जो आप लोग अगर जो इंजीनियर्स देख रहे हैं उनको तो ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं और जो नॉन इंजीनियर्स हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के लोग। आपको तो नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता थी ये बातें जब तक मैंने दोबारा से रिवाइज नहीं किया था, मतलब बिफोर अपियरिंग इन माई ओन एग्जाम ऑफ यूपीएससी, तब तक तो मुझे भी नहीं मालूम थी, मतलब भूल गया था। तो उन लोगों के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो लोग इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या बहुत सारी और इंजीनियरिंग की ब्रांचेस, तो उनको तो ये चीज़ें याद होंगी अभी। सो एनीवेज, सो दिस इज़ द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिज़िक्स का बहुत डीप डाउन चैप्टर था। आई वोंट से कि भाई मैंने आपको बहुत सारे डिटेल चीज़ें पढ़ा दी हैं, नहीं, मैंने आपको डिटेल चीज़ें नहीं पढ़ाई। क्लास 10 एनसीईआरटी में जितनी चीज़ें दी हुई थी उसमें से जितनी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी हमने वो पढ़ी हैं, क्योंकि अगर हम बहुत डीप चले जाएंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम कर रही है, ना तो वो हमारे एग्जाम में आएगा और ना ही वो हम एक बार से पढ़ के इतनी आसानी से उसको ग्रैब कर पाएंगे। दोनों ही बातें हैं, बट जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर जिसको थोड़ी डिफ़िकल्टी लगती है, आई विल से कि आप एक बार और रिवाइज कर लेना इसके जहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया था, जहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी। इस अगर चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो जो 2 लॉज थे, लेफ्ट हैंड थंब रूल और राइट हैंड थंब रूल जो था, उसमें से आ सकता है इलेक्ट्रिक जो वायर्स हैं उसको हम जितने कॉइल्स, जो बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे कॉइल्स को आप बढ़ाएंगे, सर्कल्स को आप बढ़ाएंगे तो आप मैग्नेटिक इफेक्ट को और एनहांस कर सकते हैं। ये इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, क्या मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है? यस, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं इसको हम। मूविंग करके मैग्नेट की हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा था। क्या हमारी बॉडी के अंदर कोई इस तरीके के पार्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपीरियंस करते हैं? यस, हमने देखा था हमारी नर्व्स है। और एमआरआई जो होता है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, वो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को रिकॉर्ड करता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको एसिमिलेट करनी है वो सारी की सारी नॉलेज को, then you will be able to answer the questions which are being asked in the exams. So thank you so much and best of luck for your preparation.